हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग लिमिटलेस नॉलेज पे क्लास 9 का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का मैटर्स इन आवर सराउंडिंग पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम लोग अपने शॉर्ट नोट से पढ़ेंगे। ये नोट्स आपको बाद में प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के इसी वीडियो के। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग में हम लोग पार्टिकल, मैटर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है, हमारे आसपास की चीज़ें, अगल बगल की चीज़ें क्या हैं। तो इसके अंदर बहुत से टॉपिक्स, सब टॉपिक्स रहेंगे। तो इसका पहला टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। ये आप इसको फर्दर मतलब एकदम डीपली पढ़ना चाहते हैं, इसमें मैंने सारा वैसे टॉपिक मैं पूरा कवर कर दूंगा, कुछ बचेगा नहीं। तो अपने से अगर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हैं, मतलब वैसे इसमें सारा चीज़ है। जो स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो पहला टॉपिक है इसका पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास and is felt by senses is called matter। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और कुछ मास उसके अंदर होता है वो मैटर होती है। इसको आप लोग समझ सकते हैं। कोई भी अगल बगल आप कोई चीज़ देख सकते हैं, अपनी कुछ भी है, उसके अंदर मास हो, कुछ ना कुछ वजन होगा, कुछ ना कुछ जगह उसने ऑक्यूपाई कर रखी होगी, चाहे छोटी से छोटी चीज़ है, तो सारी मैटर है। और फिर आता है हमारा इसी टॉपिक के अंदर सब टॉपिक में मैटर इस, आप लोग ने देखा होगा कि मैटर हम लोग के 5 पंच तत्व जो होते हैं। मैटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट दैट पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये आप लोग जानते ही होंगे, इन्हीं सब के फॉर्म में होता है मैटर। फिर उसको हम लोग 5 स्टेट्स में क्लासीफाई कर देते हैं, वो बाद में होगा। पहले इसको देखते हैं। अगला सब टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। सब लोग जानते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर बनता है। छोटे छोटे चीज़ों से बड़ी चीज़ें बनती हैं। चाहे प्लास्टिक कुछ भी ले लें, छोटी छोटी चीज़ों से बनी हुई है। वैकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स। आप इसी पे हम लोग का इसी पॉइंट हम लोग को सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस क्लासीफाई कर दिया जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दिया जाएगा। उन लोग के बीच में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कि कुछ छोटे सॉलिड में एकदम कम स्पेसेस होती हैं पार्टिकल्स के बीच में, गैसेस में बहुत ज़्यादा होती हैं, लिक्विड में इन दोनों के बीच में बहुत थोड़ी सी स्पेसेस होती हैं। तो मतलब सॉलिड से ज़्यादा और गैसेस से थोड़ी कम स्पेसेस होती हैं लिक्विड के अंदर। तो इन्हीं से हर एक मैटर पार्टिकल के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस होती है। और फिर अगला पॉइंट आता है पार्टिकल्स आर इन कॉन्टीन्यूअस मोशन। देखो इसमें बताया गया है कि पार्टिकल जो हमारे हैं कॉन्टीन्यूअस मोशन में है, यानी कि वो हर्ष में मूव करते रहेंगे। फिर इसी में क्लासिफिकेशन हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का। आपको आगे में सब समझाऊंगा, वैसे इसमें ज़्यादा टाइम ले लेगा बताते बताते। इसी आगे ही बताता हूँ एक साथ। पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। इसमें वंडर वॉल फोर्सेस, बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इन्हीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से पार्टिकल्स मतलब जुड़े होते हैं। सॉलिड के अंदर ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड के अंदर कम, गैसेस के अंदर और कम। कॉन्टीन्यूअस मोशन सॉलिड के अंदर बहुत कम होता है। पार्टिकल एकदम रेस्ट पे, टेंस टू रेस्ट पे होते हैं, मतलब समझ लिए बस रेस्ट ही पे होते हैं, कहा नहीं जाता है कि एकदम रेस्ट पे हैं। गैसेस के अंदर एकदम ज़्यादा मूवमेंट होती है। ये सब डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। ये क्वेश्चन जो दिए हैं, डिफाइन मैटर, ये सब आप बताया मैंने। एनीथिंग विद पोजेसेस मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और ये व्हाट हैपेंस इफ़ यू, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, व्हाट हैपेंस इफ़ यू पुट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इन वाटर। ये आप लोग अच्छे से याद कर लें, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को वाटर में डालेंगे तो जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन वाटर के साथ मिलने के बाद हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बन जाएगा। इसको हाइड्रेटेड कैन एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज़ में आप पानी जोड़ देते हैं, पानी से मिक्स होगा, रिएक्शंस होंगी, सर्टेन रिएक्शंस कुछ होंगी, तो उसके बाद वो हाइड्रेटेड कहलाया जाएगा। हाइड्रेटेड मतलब पानी है उसके अंदर आ गया, वो ब्लू कलर का दिखने लग जाएगा, वही सल्फेट। तो इसको याद रख ली कि जब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को आप लोग वाटर में डालेंगे तो वो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स कहा जाएगा और वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ये इसका आंसर है, इसको अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। फिर आता है सेकेंड टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर सब लोग जानते हैं कि मैटर हम लोग बेसिकली क्लास 8 तक तो हम लोग इतना ही जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस 3 ही स्टेट्स होते हैं मैटर के। लेकिन मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं, इसको आप अच्छे से जान लीजिए। प्लाज्मा एंड बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये दोनों स्टेट भी होते हैं मैटर के।
इसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पे। तो हम लोग अभी इनको क्लासीफाई करते हैं, के बीच में डिफरेंशिएशन करेंगे। मेनली हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में मेनली हम लोग डिफरेंशिएट करके बात करेंगे। प्लाज्मा, बोरान एंड कंडेंसेट के बारे में आपके लेवल की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए बस। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स। देखो हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का, हम लोग किस आधार पर इन लोग को भिन्न करेंगे, मतलब किस आधार पर उन लोग को हम लोग अलग अलग बताएंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स और बेस्ड अपॉन डिस्टेंसेस बिटवीन पार्टिकल्स, इनके बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि कैसे ये सॉलिड कैसे है, लिक्विड कैसे है, गैसेस कैसे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए 5 हैं। सॉलिड है हमारा, लिक्विड है और ये गैसेस हैं, और प्लाज्मा एंड बोरान एंड कंडेंसेट भी है। ठीक है, तो अब पहला पढ़ते हैं सॉलिड के अंदर देखिए, इसको ये मेन होता है, इसी पे पूरा चैप्टर डिपेंडेंट होता है। हर एक क्वेश्चन ज़्यादातर इसी जो ये टेबल बनी है इसी के बेसिस पे, इसी इन लोग के तीनों क्लासिफिकेशन पे ही पूरा ये टेबल, पूरी हर एक चीज़ बनाई गई है। हर एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आएगा, हर एक नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आएंगे। पहला सॉलिड वो होते हैं, देखिए देखने में ही डायग्राम आप देख सकते हैं कि सॉलिड्स में कितनी पार्टिकल्स हैं, ये ब्लू दिख रहे हैं, ये सब पार्टिकल्स हैं। सॉलिड में कितनी स्पेसेस कम है पार्टिकल्स के बीच में, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पता चल जाएगी, सॉलिड है वेरी स्मॉल गैप बिटवीन पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल, वेरी माइन्यूट गैप, बहुत कम जगह होती है, दिख रहा है ना, तभी सॉलिड है। टफ है कोई चीज़, हार्ड है, अगर उसके अंदर कोई चीज़ के अंदर जगह होगी, मतलब कुछ जगह है तो कमज़ोर हो जाएगा ना। अगर कोई चीज़ के अंदर जगह नहीं होगी तो बहुत छोटे पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं होगा, वो तो ठोस रहेगा, इसीलिए सॉलिड कहलाएगा। लिक्विड है, उसके अंदर थोड़ा सा कम जगह होगी, और गैसेस से बहुत कम जगहें होंगी, बहुत ज़्यादा जगहें होंगी उनके अंदर, तभी तो गैस है। और तो बहुत हल्की चीज़, गुब्बारे में कितनी, गुब्बारा देख लो हवा से भरा हुआ, दबाओगे फट जाएगा, सॉलिड नहीं है ना, गैसेस भरी हैं, बहुत कम जगह होंगी, तभी तो उड़ पा रही हैं, समझो। और हाँ, इन जगहों को कहा जाता है वॉइड्स, इन गैप्स को कहते हैं वॉइड्स, VOIDS, वॉइड्स आप लोग जानते भी होंगे, गैसेस हम लोग जगह को वॉइड्स कहते हैं, इसको कहते हैं वॉइड्स, जगहों को कहते हैं वॉइड्स। तो ये भी आप लोग जान लीजिए, इनको वॉइड्स कहते हैं, स्पेलिंग दिखाने के लिए मैंने लिख दिया। ठीक है, इनको वॉइड्स कहते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें इसके आधार पर देखिए, फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड के अंदर फिक्स शेप होता है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल ले लो, अपने अगल बगल देखो, लकड़ी क्या कोई भी चीज़ ले लो, पेंसिल है तुम्हारी, फिक्स्ड शेप है ना, डेफिनेट वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम मतलब कि कुछ जगह उसके अंदर डेफिनेट है ना, कुछ ऐसे हवा में तो उड़ तो नहीं रहा है, मतलब फैला हुआ नहीं है, फिक्स्ड शेप में है। किसी आपका पेंसिल बॉक्स हो गया, कुछ भी हो गया, सब फिक्स शेप में है, डेफिनेट वॉल्यूम में है उनका। कुछ डेफिनेट वॉल्यूम ऐसा तो है नहीं कि पानी उसमें ज़्यादा सामान रखोगे तो बढ़ जाएगा, तो डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब यही हुआ कि मतलब उसमें चाहे जितना रखो उसका वॉल्यूम वही रहेगा। ये नहीं कि अगर आप ज़्यादा पेंसिल, ज़्यादा रबड़ भर दिए बॉक्स के अंदर तो बॉक्स का शेप बड़ा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। डेफिनेट वॉल्यूम है, फिक्स्ड शेप है, शेप भी फिक्स, डेफिनेट वॉल्यूम है। लिक्विड के अंदर क्या है, नॉट फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। अब इसको देखो, गुब्बारे का एग्जांपल है, गुब्बारे में पानी भरे, ठीक है, गुब्बारे के अंदर पानी भरे, जितना पानी भरते जाओगे उसका शेप बढ़ता चला जाएगा, लेकिन पानी का वॉल्यूम तो फिक्स्ड रहेगा ना। वॉल्यूम जो है पानी का वो फिक्स्ड रहेगा, मतलब वॉल्यूम मतलब कि इतना अमाउंट में पानी तब फिक्स्ड रहेगा, उससे ज़्यादा पानी अपने आप फैल नहीं जाएगा। गैस है, नाइदर फिक्स शेप नॉट फिक्स वॉल्यूम। अब गुब्बारे के अंदर हवा भरो, भरते जाओ, बढ़ता जाएगा, फिक्स्ड शेप भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है, हवा अनलिमिटेड ऐसे ही पड़ी है, अपने आप बढ़ता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा अपने आप, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, कुछ भी हो जाएगा। आप जहाँ से बांधे हो उसको छोड़ोगे, कम हो जाएगी हवा, ऐसा फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, कुछ भी देख लो। फिर आता है दूसरा पॉइंट, दूसरी लाइन में आ जाओ हम लोग, तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल। देखो ये वही चीज़ है, वॉइड्स जो बताया है, इन लोग पार्टिकल्स के डिस्टेंस वही वॉइड्स है। वॉइड्स यानी जगह, गैप जो होते हैं उसको वॉइड्स कहते हैं, VOIDS। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर स्मॉलेस्ट,
सॉलिड्स के अंदर बहुत कम जगह होती, बहुत ज़्यादा कम, पूरी जगह नहीं होती सॉलिड के अंदर। बहुत कम जगह होने के कारण सॉलिड ठोस भी होता है। सॉलिड इसीलिए हार्ड होता है ना, सॉलिड मतलब हार्ड चीज़ कोई, तो क्यों कम हार्ड है? उसके अंदर जगह नहीं है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है, बहुत कम स्पेस है। अब लिक्विड थोड़ा मतलब कम हार्ड होता है, बहुत कम। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जर, यानी जगहें थोड़ी, देखो इसमें, देखो जगह इसमें है ना, थोड़ी जगह है ना, इसके अंदर जगह नहीं थी तो इसमें जगह है, इसमें भी देखो। फिर गैसेस में आ जाओगे, गैसेस में एकदम जगह नहीं है, तो गैसेस में देखो बहुत ज़्यादा जगहें हैं गैसेस के बीच में, गैसेस के बीच में बहुत ज़्यादा जगह है। तो डिस्टेंसेस आर लार्जर, इसीलिए गैस कमज़ोर होती है। गुब्बारे के अंदर हवा भरो, दबाव दबती रहती है। सॉलिड होता कहाँ दबता, दबा लेते, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती दबाने के लिए। तो गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा जगहें हैं, देख सकते हो खुद ही पार्टिकल्स के बीच में। फिर आता है कंप्रेसिबिलिटी आती है, अगला पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, आप समझो पहले कंप्रेसिबिलिटी क्या है। कंप्रेस यानी कोई चीज़ दबाव दब जाए, वो कंप्रेस हो गई। यानी गुब्बारे में आप, जैसे बिस्तर है, बिस्तर को आपने दबाया, मतलब बिस्तर क्या बोल रहा हूँ, गुब्बारा है, गुब्बारे में आपने हवा भर के दबाई, वो दब गया, यानी वो कंप्रेस हो गया। आपने दबाया, वो कम हो गया, दबा कंप्रेस हो गया। तो भाई कोई ठोस चीज़ है, दबाने पे दब रहा है। पत्थर ले लो, ईंट ले लो, ईंट को दबाओगे दबेगा, टूट जाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाओगे दबेगा नहीं। फिर आता है लिक्विड में सॉलिड, तो वही सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है, यानी दबता नहीं है, कंप्रेस नहीं हो सकता है। लिक्विड ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल होता है, थोड़ा थोड़ा दबता है, थोड़ा सा जब दबता है। पानी भरे रहो गुब्बारे के अंदर, दबाव दबेगा। और गैस है, हवा भरे हो गुब्बारे के अंदर, चाहे जितना दबाओ खूब दबेगा, दबाते रहो दबता रहेगा। कंप्रेसिबिलिटी समझ गए होगी कि ईंट है, ठोस है, सॉलिड है, दबाओगे नहीं दबेगी। लिक्विड है, यानी गुब्बारे के अंदर पानी भरा है, दबाओगे थोड़ा दब जाएगी। गैस है, पूरी दब जाएगी, यानी गैस हाईली कंप्रेसिबल है, लिक्विड ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल है, और सॉलिड सारी इनकम्प्रेसिबल। फिर आता है हम लोग की डेंसिटी और डिफ्यूज़ के बारे में। डिफ्यूज़ यानी किसी चीज़ में घुल जाना, मिल जाना, डिफ्यूज़ होता है। यानी डिफ्यूज़न आपने पढ़ा होगा, डिफ्यूज़ यानी किसी चीज़ में आसानी से मिल जाए कोई चीज़, यानी जैसे हवा से हवा मिल जाती है, यानी डिफ्यूज़ हो गई, आपस में मिल जाना। तो सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है। भाई ठोस चीज़ है, उसकी डेंसिटी तो हाई होगी। ठोस से समझो, दिमाग लगाओ। ईंट है, ईंट की डेंसिटी हाई क्योंकि वो ठोस है। लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, गैस से ज़्यादा होती है। लिक्विड बीच में है, इन दोनों के बीच में, सॉलिड और गैस के बीच में लिक्विड है, इसकी बीच में प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डेंसिटी देखो सॉलिड की और लिक्विड की, देखो गुब्बारे में पानी भरा है, थोड़ी कम डेंसिटी होगी, थोड़ी कम डेंसिटी सॉलिड से कम होगी, और उससे गैस से ज़्यादा होगी डेंसिटी। अब डेंसिटी गैस की देखो, गैस की डेंसिटी सबसे कम। गैस में हवा, मतलब गुब्बारे में हवा भरी, कितनी कम डेंसिटी है, दब जा रही, देखो कंप्रेस भी हो जा रही है, डेंसिटी बहुत कम है उसकी। सॉलिड की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, ईंट है, भारी है, वेट है कुछ। डेंसिटी क्या होता है, लीनियर मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास और वॉल्यूम होती है, मास बाय वॉल्यूम होती है डेंसिटी। यानी सॉलिड के अंदर मास भी ज़्यादा होता है, वॉल्यूम सॉलिड का भी अच्छा खासा है। यानी डेंसिटी हम लोग की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। जो डेंसिटी है हम लोग की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी हम लोग की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास से। इक्वेशन से आपको समझा रहा हूँ, अगर वैसे नहीं समझ पाओ तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, यानी मास ज़्यादा होगी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, मास कम होगी डेंसिटी कम होगी। सॉलिड के अंदर मास ज़्यादा होता है, ईंट के अंदर मास ज़्यादा होता है। तो बस समझो अपने समझने के लिए, कोई वही तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, लिक्विड की कम डेंसिटी होगी, और गैस की सबसे कम। गैस की सबसे कम वेट होगा अगर टाइम वॉल्यूम लिया जाए तो। गैस का सबसे वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं हम लोग। डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम में वॉल्यूम हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं, वॉल्यूम सबका सेम है। जो सॉलिड, लिक्विड और गैस हम लोग लिए हैं, उन सबका वॉल्यूम कांस्टेंट है। इस इक्वेशन में सबका वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी सेम अमाउंट में लिया जा रहा है वही चीज़। सेम अमाउंट पे पत्थर लेते हैं, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका मास ज़्यादा। सेम अमाउंट पे पानी लेते हैं, सेम अमाउंट मतलब वो वेट उतना ही, मतलब अमाउंट उतना ही है, तो उसकी पानी का वेट पत्थर से कम होगा, तो उसकी डेंसिटी थोड़ी कम होगी सॉलिड से। गैस लेते हैं सेम अमाउंट में, अपने कोई हवा ले ली या कुछ गैस ले ली, कोई सेम अमाउंट में है, तो मतलब उसकी सेम अमाउंट में है, तो उसका डेंसिटी कम होगा, एकदम कम होगा, मास भी एकदम कम होगा। हवा सबसे हल्की होगी, मास भी हल्की, फिर इसीलिए डेंसिटी भी कम हो जाएगी।
डेंसिटी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, आपको इक्वेशन भी बता दिया, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। फिर डेंसिटी के बारे में समझ गए। अगला आता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न वही चीज़ बताया आपको, उसी चीज़ में किसी चीज़ का घुल मिल जाना वही डिफ्यूज़न है। वही चीज़ कड़ी रहेगी, सॉलिड जो कड़ा है, ठोस है, किसी चीज़ से जल्दी मिलेगा, बहुत कम जल्दी मिलेगा, तो डिफ्यूज़ जल्दी नहीं होते हैं ये सॉलिड्स। पत्थर को पत्थर से मिलाओ जल्दी नहीं मिलते, एकदम रगड़ खा जाएंगे, थोड़ा थोड़ा कलर मिल जाएगा। दो ईंट को आप, दो चॉक ले लो कलर वाले, उनको एकदम रगड़ के करोगे, सॉलिड है वो भी, रगड़ करोगे तो थोड़ा थोड़ा कलर उनका आएगा, लेकिन एकदम प्योरली डिफ्यूज़ नहीं होते। जैसे सॉलिड्स डिफ्यूज़ नहीं होते, लिक्विड में डिफ्यूज़ होते हैं। दो अलग अलग लिक्विड लो, मिलाओ, मिल जाएंगे आपस में, पता ही नहीं चलता कभी कभी, तो लिक्विड डिफ्यूज़ हो जाते हैं। गैसेस तो एकदम डिफ्यूज़ हो जाती हैं। दो गैसेस लो आपस में मिला दो, जान पाओगे क्या? CO2 आप लोग मिला देते हो एयर में, कोई समझ पाता है? दिखती है क्या मिलते हुए? कुछ नहीं। तो डिफ्यूज़न भी हो गया। अब फिर अगला पॉइंट आता है इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग। आपने इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा कि फोर्स जो, देखिए जगह होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लगेगी, जितनी जगह होगी उतनी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती जाएगी। अब इसमें सॉलिड्स के अंदर देखो इतनी बहुत कम जगह दिख रही है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं। इनके पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं, किसने जोड़ रखा है? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इनके पार्टिकल जुड़े हुए हैं और इनके बीच में जगह बहुत कम है। वॉइड्स इसीलिए कम होते हैं क्योंकि ये पार्टिकल्स आपस में अच्छे से जुड़े होते हैं। लिक्विड्स के अंदर क्या है, जगह थोड़ी ज़्यादा है, तो इसमें जगह थोड़ी सी ज़्यादा है सॉलिड से, तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम होगी सॉलिड से, वीकर होगी, वीकर देन सॉलिड होगी। देखो लिखा भी है यहाँ पे, वीकर देन सॉलिड। गैसेस में तो एकदम कम होगी, इतनी ज़्यादा जगह है तो कहाँ जगह, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है इतनी जगह बन पाती है, यानी गैसेस में एकदम कम, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी समझ गए होंगे, जितनी जगह होगी इसमें सॉलिड में एकदम कम जगह है, यानी इसमें स्ट्रांग रही होगी वीकर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जगह कम बन पाई। लिक्विड में थोड़ी सी जगह आ गई क्योंकि थोड़ी वीकर रही होगी, गैसेस में एकदम वीकेस्ट है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड वेरी क्लोजली पैक्ड। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड मतलब यही कारण है कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है सॉलिड्स के अंदर, और वॉइड्स इसीलिए कम है, मतलब जो जगह है वॉइड्स इसीलिए कम है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो वही बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड मतलब बहुत पास पास पैक्ड है, बहुत चिपक चिपक के पैक्ड है। पैक्ड क्यों है पास पास? क्योंकि इनके अंदर जगह कम है। जगह कम किस लिए? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। इनके अंदर आप लोग को जगह दिख रही होगी, लिक्विड्स के अंदर, लिक्विड्स के अंदर जगह है तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम रही होगी, कमज़ोर रही होगी, और इसीलिए इनके बीच में जगह बन गई, वॉइड्स बन गए, मतलब वही वॉइड्स जगह, उसी गैप को वॉइड्स कहते हैं। वॉइड्स कहते हैं तो इसलिए क्लोजली पैक नहीं, यानी पास पास एकदम नहीं है ये लोग, लेस क्लोजली पैक है। देखो लिखा लेस क्लोजली पैक, यानी पास पास नहीं है ये लोग। गैसेस में देखो, गैसेस में आप लोग देख सकते हो कि गैसेस में पार्टिकल्स एकदम दूर दूर हैं, तो जगह बहुत कम है। जगह कम है किस लिए कम है? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में स्ट्रांग नहीं है, तभी जगह कम है। वीकेस्ट है, जगह कम है। जगह कम है यानी जगह ज़्यादा है, वीकेस्ट है यानी जगह ज़्यादा है, बहुत जगह है। देखो दिख रही है ना, सब पार्टिकल्स दूर हैं यानी फ्री टू मूव हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। जितनी जगह होगी, जितने खुले होंगे, कहीं मूव कर सकते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी फ्री टू मूव अबाउट, कहीं भी मूव कर सकते हैं, एकदम फ्री है। क्लोजली पैक्ड का कुछ पैक्ड ही नहीं है, देख सकते हो एकदम दूर हैं, कहीं मूव कर सकते हैं। कहीं सॉलिड्स के पार्टिकल्स कहीं मूव कर रहे हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, कहाँ मूव करेंगे? जगह नहीं है, इसमें थोड़ी है, इसलिए कम मूव करते हैं। इसके तो पूरे एकदम दूर है तो मूव कर ले रहे हैं। फिर हम लोग का अगला स्टेट ऑफ मैटर आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो होगा नॉन इवैल्यूएटिव। देखो नॉन इवैल्यूएटिव लिखा है, इसका मतलब ये ना समझना पूछा नहीं जाएगा, पूछ भी सकता है कोई टीचर, स्कूल एग्जामिनेशन से पूछ लिया जाता है बच्चों से, इसे जानना भी चाहिए प्लाज्मा बोर-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। प्लाज्मा जो हम लोग कहते हैं प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा इज़ एन आयनाइज्ड गैस। आयनाइज्ड गैस मतलब कि आपने आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सुना होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकालते हैं, मतलब कि किसी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स केमिस्ट्री में आ गई है, अगला ही चैप्टर में होगा केमिस्ट्री कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते होते हैं, KLMN शेल होती है, उस शेल से निकालते हैं, तो आयनाइज्ड मतलब इलेक्ट्रॉन्स, आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, उसी तरह आयनाइज्ड गैस है ये हम लोग की, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ज़बरदस्ती निकाला गया है जो इनसे, तो आयनाइज्ड गैस बनती है।
और इलेक्ट्रॉन्स हैं तो करंट है, चार्ज मूव कर रहा है, करंट है, इसीलिए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आयनाइज्ड हैं, आयनाइज्ड गैस बन गई। प्लाज्मा इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज मूव कर रहा, करंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, कंडक्टर बन गया, वो कंडक्टर देखो बन गया। और फिर आता है एंड इट इज़ अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, जिसके अंदर करंट है, चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड ला ही जाएगी। ये तो आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा 11th-12th में, कैसे मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस कर दिया जाता है। सोलेनॉइड्स के बारे में इसी क्लास 10th में सोलेनॉइड्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, दूसरा चैप्टर है फिजिक्स का। तो करंट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट हो जाएंगी, ये आपको जान लेना चाहिए। और प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव इंडेफिनाइट शेप एंड इंडेफिनाइट वॉल्यूम, इसमें कोई फिक्स्ड वॉल्यूम शेप नहीं होता है प्लाज्मा में, ये गैसेस की तरह है। गैसेस में जैसे गैसेस के अंदर फिक्स शेप नहीं है, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं, कहीं इसके पार्टिकल्स फ्री टू मूव है, सेम वही प्लाज्मा का कंडीशन है। ये पॉइंट याद रखना, गैसेस की तरह होते हैं प्लाज्मा, इनके पास फिक्स शेप वॉल्यूम नहीं होता है, कहीं मूव कर सकते हैं किधर भी। फिर आता है हम लोग का, हाँ इसके बारे में मेन चीज़ तो बताना भूल गया, प्लाज्मा इसमें लिखा नहीं है लेकिन बता देता हूँ, अच्छे से ध्यान से रखना, मेन ये इसका पॉइंट ही है प्लाज्मा का। प्लाज्मा बहुत हीटेड फॉर्म में, मतलब प्लाज्मा इज़ ऑब्टेन्ड एट, ये आयनाइज्ड गैस जो होती है ऑब्टेन की बहुत ज़्यादा हीटेड फॉर्म में, गैस फॉर्म होता है, समझ लो गैसेस, इसके वो कैरेक्टरिस्टिक गैसेस मिलते हैं। देखो इसमें प्लाज्मा के कैरेक्टरिस्टिक गैसेस मिलते हैं, आयनाइज्ड गैस होती है इसीलिए गैसेस से मिलते हैं, इसीलिए इंडेफिनेट शेप वॉल्यूम होता है। प्लाज्मा जो होता है बहुत ज़्यादा हीटेड फॉर्म में हमको मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे मिलता है प्लाज्मा हम लोग को स्टेट, मतलब समझ लो 100 डिग्री के पास ही मिलता है, बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड स्टेट पे हम लोग प्लाज्मा मिलता है। मेन इसका पॉइंट यही है, गैसेस का हीटेड फॉर्म जो होता है प्लाज्मा देता है हम लोग को। फिर अगवा 5वां स्टेट ऑफ मैटर जो है बोर-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये भी नॉन इवेल्यूएटिव लिखा है लेकिन पढ़ लेना चाहिए। एंड बोर-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर, ये हम लोग को बहुत लो टेम्परेचर पे मिलता है बोर-आइंस्टाइन कंडेंसेट, मेन इसका पॉइंट यही है। बोर-आइंस्टाइन कंडेंसेट वेरी लो, बहुत लो टेम्परेचर पे मिलता है। ये आप लोग 0 डिग्री, मतलब एकदम 10 to 0 डिग्री पे ही मिल जाता है हम लोग को, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये प्लाज्मा हम ये बोर-आइंस्टाइन कंडेंसेट मिल जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। यूनिट से याद रखना, केल्विन में नहीं, केल्विन में -273 केल्विन पे मिलेगा, और इसमें 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग को मिलेगा। इसमें देखो इसके बारे में लिखा है बोर-आइंस्टाइन कंडेंसेट आया कहाँ से, पॉइंट से याद रखना, बहुत कम टेम्परेचर पे बोर-आइंस्टाइन कंडेंसेट मिलता है। साइंटिस्ट हु वर्कड विथ बोर-आइंस्टाइन कंडेंसेट रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज़ फॉर देयर वर्क इन 1995, नोबेल प्राइज़ अवार्ड भी मिल चुका है इन लोग को इसी काम के लिए 1995 में। बोर-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये भी मेन पॉइंट है, बोर-आइंस्टाइन कंडेंसेट इज़ ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर, इवन क्लोजर देन एटम्स इन अ सॉलिड। जैसे प्लाज्मा गैस का फॉर्म था, वैसे बोर-आइंस्टाइन कंडेंसेट सॉलिड का एक फॉर्म है, मतलब सुपर कोल्ड सॉलिड भी हम लोग इसको कहते हैं। बोर-आइंस्टाइन कंडेंसेट को एक और नाम है सुपर कोल्ड सॉलिड, लिखा नहीं है लेकिन जानना चाहिए, सुपर कूल्ड सॉलिड, एकदम बहुत ठंडा सॉलिड, सुपर कूल्ड सॉलिड है बोर-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी सॉलिड की तरह होंगी, बहुत कम स्पेसेस होंगे, पार्टिकल्स इसके फ्री टू मूव नहीं होंगे, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है बोर-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर में। देखो इसमें लिखा लास्ट पॉइंट मेन पॉइंट है, ये पहला पॉइंट मेन पॉइंट। प्लाज्मा का आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आप लोगों ने ट्यूबलाइट्स देखे होंगे अपने घर में, उसके अंदर प्लाज्मा पाई जाती है, मुझे अभी याद आया, इसके अंदर प्लाज्मा होती है, ओवर हीटेड फॉर्म ऑफ गैस प्लाज्मा होती है आपके ट्यूबलाइट्स के अंदर। देखेंगे आप लोग ट्यूबलाइट कहीं फोड़ते हैं तो धुआं निकलता है, प्लाज्मा उसमें होती है। तो गैस फॉर्म में देखेंगे जो धुआं होता है गैस होता है, भाई सुपर हीटेड गैस होता है, एकदम हीटेड फॉर्म में होता है। आप लोग प्लाज्मा, आप लोगों ने मेले में गए होंगे, देखे होंगे लाइट जो होती है प्लाज्मा वाली रॉड्स में मिलती है, ट्यूब्स एकदम पतली पतली लाइट जिसमें दिखती है हम लोग को। तो बोर-आइंस्टाइन कंडेंसेट का आपको जाना है सुपर कूल्ड फॉर्म ऑफ सॉलिड, और ये प्लाज्मा सुपर हीटेड आयनाइज्ड गैस है। बोर-आइंस्टाइन कंडेंसेट सॉलिड्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं, इवन क्लोजर एटम देन सॉलिड। इसमें बोर-आइंस्टाइन कंडेंसेट का ये बताया गया है सॉलिड से भी ज़्यादा क्लोजर एटम्स होते हैं, सॉलिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उससे ज़्यादा इसके पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, इतना समझ लेना, अच्छे से याद रखना, एकदम बढ़िया वाला सॉलिड है ये, तो मतलब इसके पार्टिकल्स एकदम अच्छे से जुड़े हुए हैं, एकदम पास है, एकदम जुड़े सॉलिड से भी ज़्यादा तगड़े जुड़े।
तो 5 स्टेट्स बता दिया, 5 स्टेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया। माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस है, उसको भी आप लोग पढ़ा देता हूँ अभी। देखो, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड, यहाँ पे हम लोग सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स आर लॉक्ड इनटू प्लेस। देखो, वही चीज़ें मैंने बताया ना कि वही चीज़ें पूरे चैप्टर में वही चीज़ें आएंगी, तो बताया मैंने सारी चीज़ें वही, टेबल सभी बताया था यहाँ पे, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, यहाँ पे लिखा सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम है सॉलिड्स के अंदर, डेफिनेट शेप है डेफिनेट वॉल्यूम है सॉलिड्स के अंदर, बिकॉज पार्टिकल्स आर लॉक्ड इनटू प्लेस, मतलब जुड़े जुड़े एकदम। माइक्रोस्कोपिक बता रहा है, देखो माइक्रोस्कोपिक लिखा है, इसका मतलब है तुम लोग माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ को। वैसे ही बता दिया सारी चीज़ अभी टेबल के जरिए, तो एक बार दोबारा समझ लो। सॉलिड्स, जिसमें तेज मैं बताऊँगा, जल्दी बता चुका हूँ एक बार। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट शेप होता है सॉलिड्स के अंदर, डेफिनेट वॉल्यूम होता है क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल्स के बीच में जगह कम है, पार्टिकल्स फ्री टू मूव नहीं है, जगह कम फ्री टू मूव नहीं है, इसी लिखा लॉक्ड इनटू प्लेस, मतलब कि एकदम बंधे हुए। लॉक्ड मतलब ताला लगा दो किसी चीज़ को, मतलब बांध के बंद करके रखो। तो पार्टिकल्स जो होते हैं बंद होते हैं एक जगह पे, उसके मतलब एकदम जुड़े हुए, मूव नहीं कर पाते, ऐसे रेंगते रहते हैं बहुत। आप लोग मंदिर दर्शन करने गए होंगे तो देखेंगे बहुत भीड़ होती है, हम लोग के इलाहाबाद में बड़े हनुमानी मंदिर में बहुत भीड़ होती है। तो ये मेरे यही एक्सप्लेनेशन, ये एग्जांपल मेरे क्लास टीचर ने मुझे दिया था पढ़ाते वक्त। तो देखे होंगे बहुत भीड़ होती है, तो हम लोग जब भीड़ में एकदम धीमे धीमे मूव करते हैं तो हम लोग समझ लो वही सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम रेंगते रहते हैं, एकदम धीमे धीमे, खूब भीड़ हो जाती है कुंभ मेले के टाइम, तो धीमे धीमे रेंगते रहते हैं, रेंग के मूव करते रहते हैं, तो उस समय हम लोग सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। देख सकते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स वैसे ही होते हैं, एकदम जुड़े हुए, कहीं मूव नहीं कर पाते, मंदिर के अंदर एकदम दर्शन करने जाते हैं तो एकदम धीमे धीमे मूव करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट पढ़ लो, लॉक्ड होते हैं प्लेस में, वही पहला पॉइंट है। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो ईजिली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव स्लाइड पास, वही बताया मैंने, सॉलिड्स एकदम मूव नहीं कर सकते, एकदम धीमे धीमे मूव करते हैं, बहुत रेंगते रहते हैं, एकदम मतलब ऐसे वाइब्रेट समझ लो करते रहते हैं पार्टिकल्स अपनी जगह पे, इतनी भीड़ होती है। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो ईजिली, फ्लो मतलब बह नहीं सकते सॉलिड्स, फ्लोएबिलिटी नहीं, ये भी एक प्रॉपर्टीज अभी आप पढ़ोगे तो आएगी। सॉलिड्स के अंदर फ्लोएबिलिटी, लिक्विड फ्लो कौन करता है, लिक्विड करता है, पानी फ्लो करता है ना, तो गैसेस और फ्लो करती हैं, गैसेस एकदम फ्री है कहीं भी, सॉलिड कहाँ फ्लो करेंगे, सॉलिड के अंदर फ्लोएबिलिटी होती ही नहीं है। सॉलिड्स हैव नो फ्लोएबिलिटी, सॉलिड्स आर डू नॉट फ्लो ईजिली बिकॉज पार्टिकल्स कैन मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर, मतलब रेंग ना हो जाएगा, बेसिकली आप यही जानो तो डिटेल में रेंग ना हो जाएगा, लेकिन फ्लो नहीं कर पाएंगे, यानी सॉलिड्स के अंदर बहुत कम फ्लोएबिलिटी होती है, लिक्विड्स के अंदर बहुत ज़्यादा बीच में होती है, गैसेस के अंदर एकदम फ्लोएबिलिटी है, भरी है पूरी। तीसरा पॉइंट है सॉलिड्स, वो जितनी मैंने टेबल में बताया पॉइंट्स, उसको आप याद रखेंगे तो सारे एकदम आपको क्लासीफाई कर लेंगे ईजिली, बहुत जितनी मैंने बताया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला पॉइंट याद रखो, वॉइड्स वाला, बाकी सब चीज़ अपने आप सोच के कर लोगे कॉमन सेंस से। सॉलिड्स आर नॉट ईजिली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर आर लिटिल वेरी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ये भी बता चुका हूँ अभी कि सॉलिड्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। पत्थर है, दबा लोगे कंप्रेस कर लोगे, कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी चीज़ को दबाना, सॉलिड्स को एकदम दबा लोगे नहीं दबा सकते। ठोस है, दबा लो, ईंट है, दबा के दिखाओ, नहीं दबेगी सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड क्योंकि उसके अंदर स्पेसेस बहुत कम हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो पार्टिकल्स एकदम आपस में एकदम पैक्ड होते हैं, तो दबा नहीं सकते, टाइट होते हैं, ठोस होते हैं, इसीलिए वही चीज़ बताया इसमें, यही पॉइंट है ये। यही सेम चीज़ें वही लिक्विड और गैसेस में भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कि लिक्विड्स को हम लोग, लिक्विड्स के पार्टिकल्स एकदम मतलब अच्छे से नहीं पैक्ड होते हैं, और लिक्विड्स के पास इंडेफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है, सब कुछ बता चुका हूँ। और कैन लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं थोड़ा सा, और लिक्विड्स फ्लो इजीली, फ्लोएबिलिटी होती है, पार्टिकल्स कैन मूव स्लाइड ओवर वन अपॉन अनदर, मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर नीचे मतलब चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं। सॉलिड्स में बहुत कम चढ़ते उतरते हैं क्योंकि बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, तो मतलब हो जाता है। और लिक्विड्स में एकदम फ्लो होते रहते हैं, मतलब सारी चीज़ें वही हैं, आप लोग समझ सकते हैं, मैंने वहाँ बताया है। कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइबिलिटी मतलब लिक्विड्स गैस फ्लो कर सकते हैं, अपने कॉमन सेंस सोचो, फ्लो कर सकते हैं, फ्लूइबिलिटी ज़्यादा है। सॉलिड्स में फ्लूइबिलिटी नहीं है, क्योंकि नहीं फ्लो कर सकते सॉलिड्स के पार्टिकल्स। पत्थर बहता है, कभी देखो पत्थर को बहते हुए,
गैसेस बहती है ना, फ्लूइबिलिटी जो है गैसेस के अंदर, लिक्विड बहते हैं, पानी बहता है, फ्लूइबिलिटी बहना हो गया समझ लो कोई चीज़। इसमें फिर लिखा नॉन इवैल्यूएटिव, मतलब पेपर में बहुत कम, मतलब आना ही नहीं लिखा, लेकिन पूछ सकते हैं, कोई टीचर समझी मिल गया तो पढ़ लेना चाहिए। प्लाज्मा हैव इंडेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। प्लाज्मा फिर मैंने बताया आयनाइज गैस, यानी इसमें गैसेस के पार्ट, मतलब गैसेस की प्रॉपर्टीज़ होंगी। गैसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? पार्टिकल्स एकदम फ्री टू मूव हैं, बहुत कम, बहुत ज़्यादा जगह है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, वीकेस्ट है। ताकत होती तब, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती, अट्रैक्शन यानी अट्रैक्ट करना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती तो पार्टिकल आपस में जुड़े ना होते, तो इसमें नहीं है, एकदम सारी प्रॉपर्टीज गैसेस वाली है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम वीकेस्ट है, तो बहुत ज़्यादा जगह है तो मतलब पार्टिकल्स फ्री टू मूव है, कहीं भी मूव कर ले रहे हैं। तो पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड हैं, इंडेफिनाइट शेप, वॉल्यूम है, वॉल्यूम शेप कुछ है, हवा का कोई शेप वॉल्यूम दिखता है? हवा तुमको कहीं किसी इसमें रख, जब तक कंटेनर में ना रखो, किसी पानी को कोई शेप वॉल्यूम में, पानी को अगर कंटेनर में रख दो तो शेप में आ जाता है, वॉल्यूम में आ जाता है, लेकिन जब तक कंटेनर में ना रखो, एक्सेप्शन है ये पानी का, कंटेनर में रखो तब। गैस ऐसे कहीं कोई दिख रहा, कोई शेप में तुमको अपने अगल बगल की हवा दिख रही, कुछ नहीं, कोई पता ही नहीं है कुछ शेप कौन सा है। फिर सारी प्रॉपर्टीज़ प्लाज्मा की गैसेस से मिलती हैं, क्योंकि एक आयनाइज्ड गैस है। आयनाइज्ड गैस मैंने बताया, इस करंट फ्लो कर सकती है, करंट इसके अंदर होता है, चार्ज इसके अंदर होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिज्म वाली सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगी। मैग्नेट भी बन सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट उसी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग जब मैग्नेट बना लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, हायर क्लासेस में पढ़ोगे। जब समझ लो, हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेट बन सकता है। प्लाज्मा कैन बी ईजिली कंप्रेसिबल, दूसरा पॉइंट, बिकॉज दे आर ग्रेटेस्ट डील फ्री स्पेस बिटवीन। फिर वही सारी चीज़ें गैसेस वाली हैं, ईजिली कंप्रेस कर सकते हो। गैसेस ईजिली कंप्रेस नहीं हो जाती, तो गुब्बारे को दबा नहीं सकते हो, ईजिली कंप्रेस कर सकते हो ना, तो वही सारी चीज़ें हैं। प्लाज्मा आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वही बताया अभी, इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होते हैं, शुरू में ही बता चुका हूँ, वही बता रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड्स बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ आयंस, मैंने अभी बताया कि आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज होते हैं, आयंस चार्ज होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती प्लाज्मा के अंदर, तो ये गुड कंडक्टर हैं। तो ये मैग्नेटिज्म भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, देखो बताया इसमें, मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड आ जाती हैं। किस लिए आती है मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि ये चार्ज आयन से बने होते हैं, वही आयन से बने होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आती है, मैग्नेटिज्म आता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, यही रीज़न है इसका, अच्छे से याद रखना है। फिर बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में बताया। बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट मैंने अभी पढ़ाया था कि सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, प्लाज्मा होती है सुपर हीटेड गैसेस, आयनाइज्ड गैस, हीटेड गैस, और बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट है सुपर कूल्ड सॉलिड, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ सारी सॉलिड से मिलेंगी। अभी ऐसे ही बता देता हूँ, पढ़ क्या बताऊँ। सुपर कूल्ड सॉलिड पढ़ लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे बाद में आप लोग। सुपर कूल्ड सॉलिड यानी बहुत ठंडा सॉलिड, 0 डिग्री टेम्परेचर पे सॉलिड, यानी प्रॉपर्टीज सॉलिड से मिलती हैं। इतना अच्छा सॉलिड सुपर कूल्ड होता है कि इसकी मतलब इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से भी ज़्यादा अच्छे सॉलिड, मतलब सॉलिड से अच्छा वाला सॉलिड वो समझ लो, यानी पत्थर से तगड़ा, मतलब समझ लो सॉलिड से अच्छा वाला, ऊपर वाला सॉलिड, ऐसा सॉलिड। तो सुपर कूल्ड है, इस सॉलिड से प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, तो वही माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, यानी माइक्रोस्कोप से देखोगे तो प्रॉपर्टीज़ क्या मिलेंगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा है, तो स्पेसेस बहुत कम स्पेसेस हैं, तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगी होगी, ये इतनी ज़्यादा लगी कि सॉलिड से भी ज़्यादा होती है बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट में ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, इसको दबा नहीं सकते हो, पत्थर को दबा नहीं सकते हो, सॉलिड से रिलेट करो इसको, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। फ्लो नहीं कर सकते, फ्लूइबिलिटी नहीं होती है, पर किसी भी इसको कोई शेप में हो सकते हैं लोग, शेप और स्पेस में देखो लिखा, शेप एंड स्पेस, किसी भी शेप में हो सकते हैं। कोई इसका सॉलिड है तो कोई इसका डेफिनेट शेप ज़रूर होगा। सुपर फ्लूइडिटी दिखाया है, फ्लूइडिटी मैंने बताया था, बोर आइंस्टाइन करने से सुपर फ्लूइडिटी बिकॉज पार्टिकल्स कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट सॉलिड से नहीं मिलता है इसका, ये पॉइंट इसीलिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ, सॉलिड से इसका ये पॉइंट नहीं मिलता है। इसमें पहला पॉइंट इसका था सॉलिड्स पार्टिकल्स एनर्जेटिक दैन सॉलिड्स, मैंने बताया सर ये एनर्जेटिक मतलब इसमें एनर्जी जो होगी सॉलिड से भी कम होगी।
क्योंकि ये बहुत लो टेम्परेचर पे होंगे। मैंने बताया सुपर कूल्ड सॉलिड होते हैं, ये बहुत कम टेम्परेचर में होते हैं सॉलिड्स ये, इसके अंदर लेस एनर्जी भी होगी। ये याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, ये सब इसको दोबारा रिवाइंड कर करके याद करना ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो एक्सटेंड करने से सुपर फ्लूइडिटी बिकॉज पार्टिकल्स कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपने पढ़ा होगा, रगड़ खाना फ्रिक्शन होता है, मतलब कोई पार्टिकल आपको मूव कर रहा है, गाड़ी कुछ भी मूव कर रही है, जो फोर्स उसको अपोज करती है, मतलब अपोज करती है कोई फोर्स। जैसे आप एक बॉल ऐसे मतलब ज़मीन पे ऐसे ढंगा दें, मतलब ऐसे फेंक दें नीचे से, तो बॉल चलती जाएगी। तो अगर उसके अंदर फ्रिक्शन नहीं होता, अपोज नहीं करती कोई फोर्स, तो एकदम आराम से मूव कर जाती। तो उसके अंदर कुछ फ्रिक्शन है तो इसीलिए अपोज करेगी। तो वही इसीलिए इसके अंदर बोयरनस्टाइन कंडेंसेट के अंदर सुपर फ्लूइडिटी होती है बिकॉज पार्टिकल्स कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं होता, जब फ्रिक्शन नहीं है आराम से स्मूथली फ्लो करेगी, स्मूथनेस आ जाती है। आप तो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्वेश्चंस आते हैं फ्रिक्शन और स्मूथनेस के बारे में, उसको बाद में पढ़ेंगे। बोयरनस्टाइन कंडेंसेट में सुपर फ्लूइडिटी है बिकॉज पार्टिकल्स कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन। ये सुपर फ्लूइडिटी याद रखना, ये वर्ड, ये क्वेश्चन आ जाता है, स्कूल में ही पूछा जाएगा, बाकी बोर्ड वोर्ड में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन पक्का है। फिर अ सब्सटेंस हैज़ अ डेफिनेट, ये क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन बताऊँ कि हम बता देता हूँ। अ सब्सटेंस हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। स्टेट सब्सटेंस इज सॉलिड, अ लिक्विड और गैस। मैंने बताया था कि डेफिनेट वॉल्यूम है बट नॉट डेफिनेट शेप, यानी ये लिक्विड है। ये टेबल में लिखा भी, अभी दिखाता हूँ। डेफिनेट वॉल्यूम है मतलब किसी वॉल्यूम में, पानी को किसी कंटेनर में रख दो, उसका वॉल्यूम कुछ है ना, कुछ वॉल्यूम में है ना पानी, मतलब किसी वॉल्यूम में है पानी, बस उसके अंदर कोई उसका शेप है, पानी का कोई शेप है, उस शेप में किसी शेप में है। जब तक ऐसे आप खुले में रखे हो पानी, ऐसे कहीं खुले में पानी रखा भी नहीं जा सकता, गुब्बारे में ले लिए, डेफिनेट वॉल्यूम में है, पता है कि हम लोग को 2 लीटर पानी है, वॉल्यूम मतलब पता चल गया 2 लीटर पानी है, 3 लीटर पानी है, इसका वॉल्यूम हमको पता है, पर हमको इसका शेप तो पता नहीं कि किस शेप में है पानी। गुब्बारा से नीचे लटक रहा है, ऊपर हो रहा है, कोई सब परफेक्ट शेप तो हमको पता है नहीं। जब तक किसी हम एकदम कोई स्क्वायर कंटेनर रख दें तब हम लोग को शेप पता चलेगा। कंटेनर अभी नहीं हम लोग को स्पेसिफाई, गुब्बारा एग्जांपल लो, अपना दिमाग लगा, गुब्बारे में पानी है, कोई शेप तो ऐसे पता ही नहीं चल रहा है, पानी ज़्यादा हो गया, गुब्बारा लटकने लगा, कोई शेप ही नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम पता है हम लोग को 2 लीटर पानी इसके अंदर भरा था। तो ये हो गया, इसको हमें टेबल में पढ़ाया था, लिखा भी है टेबल में, ये देखो लिखा होगा कहीं, ये कहीं यहाँ पे लिखा था, मैंने पढ़ाया था, ये यहाँ पे है, ये लिक्विड्स हैव इंडेफिनेट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लर आ रहा है, दिखा देखो, लिक्विड्स हैव इंडेफिनेट शेप बिकॉज पार्टिकल्स कैन डाई पास टू अनदर। देखो इसमें दिखा है कि लिक्विड ही होता है, पढ़ाया भी, इसी में ऊपर नोट्स दिए हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया कि लिक्विड है। दूसरा क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अपना ही दिमाग लगाओ यार। मिल्क क्या है? मिल्क एक लिक्विड है, समझ रहे हो ना, मिल्क दूध लिक्विड है। सॉल्ट क्या है? नमक सॉलिड फॉर्म में है, न लिक्विड है न गैस है। देख कॉमन सेंस समझो, सॉल्ट नमक क्या है तुम्हारा, लिक्विड फॉर्म में है न गैस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है एकदम ठोस। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन गैस है, इनहेल करते हो तुम लोग, ऑक्सीजन अंदर लेते हो, ऑक्सीजन गैस है ना, ऑक्सीजन को पकड़ पा रहे हो, गैस है ना। तो इसमें हम लोग को बताया सर इंक्रीजिंग और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में सबसे ज़्यादा होती है? पार्टिकल से फिर किसके चिपके होते हैं? सॉलिड के। मेले वाला एग्जाम्पल, मंदिर वाला याद करो, पार्टिकल एकदम आपस में जुड़े हुए हैं, तो सॉलिड है यानी सॉलिड नमक है। तो सबसे पहले आ गया नमक हम लोग का, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नमक के अंदर है। फिर उसके बाद आता है लिक्विड के अंदर उसके बाद पार्टिकल्स जुड़े होते हैं। लिक्विड बीच में था ना टेबल के, सॉलिड लिक्विड गैस, ऐसे पढ़ने में समझो। लिक्विड पार्टिकल्स थोड़े मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में थोड़ी सी कम होती है सॉलिड से। फिर लिक्विड बीच में आ गया यानी मिल्क आ गया। उसके बाद सबसे लास्ट में ऑक्सीजन गैस है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम वीकेस्ट है, पार्टिकल्स दूर है यानी वो गैस है, ऑक्सीजन है। तो हम लोग का आ गया सॉल्ट, मिल्क, पहले नंबर पे सॉल्ट, दूसरे नंबर पे मिल्क, तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन। हो गया दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व। अपने से भी कर सकते हो, पढ़ाया सारी चीज़ें पढ़ाएं, वही क्वेश्चन आएगा। अ सब्सटेंस हैज़ नाइदर अ फिक्स शेप नॉर अ फिक्स वॉल्यूम, स्टेट वेदर इट इज़ अ सॉलिड और लिक्विड और गैस। ना ही फिक्स शेप है ना फिक्स वॉल्यूम, पढ़ाया वही क्वेश्चन आ रहा है, देखिए नाइदर, वही रिवीजन के लिए मैंने डाला है क्वेश्चन है।
हैज़ नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम स्टेट वेदर स्टेट। मैंने अभी पढ़ाया था, वही बता रहा हूँ। ना ही फिक्स शेप है ना फिक्स्ड वॉल्यूम है। ना तुम कोई गैस है, अपने आप समझो, ना किसी शेप हम लोग को गैस का कोई शेप दिख रहा है तुमको। हवा तुम्हारे अगल बगल ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पड़ी है हम लोग के एटमॉस्फेयर में। हम लोग की जो सराउंडिंग में है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, इसको जान लो, पढ़ोगे आगे इसी क्लास में। तो गैस है, देख रहे हो, ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। गैस है, हम लोग दिख रही है, कोई ऑक्सीजन तुमको किसी शेप में दिख रही है कि स्क्वायर शेप में है, ओवल शेप में है, सर्कल शेप में है? कोई शेप तो दिख नहीं रहा है, शेप नहीं है कोई। वॉल्यूम कोई दिख रहा है कि गैस का ये 2 लीटर गैस है, मतलब ये कितनी गैस है, कुछ ये 2 kg गैस है, कुछ वॉल्यूम पता है कि 2 ग्राम गैस है, कुछ वॉल्यूम नहीं पता। तो ना इसकी गैस का ना वॉल्यूम पता होता है, ना वॉल्यूम, ना शेप, कोई शेप भी नहीं होता। तो ये स्टेट ऑफ मैटर है गैस। तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हम लोग का एग्जाम, मतलब इनको क्लासीफाई एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ एकदम तुम लोग बता के कैसे गैस सॉलिड लिक्विड है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज बिलो द रूम टेम्परेचर प्रेडिक्ट इट्स फिजिकल। तो हम लोग का क्वेश्चन था अगला, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज बिलो द रूम टेम्परेचर प्रेडिक्ट इट्स फिजिकल स्टेट। देखो फिजिकल स्टेट हम लोग को बताना है। ऐसे सब्सटेंस का इसमें होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, वो सब्सटेंस वो ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं, इसमें लिखा रहना चाहिए, गलती हो गई है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस बिलो द रूम टेम्परेचर प्रेडिक्ट इट्स फिजिकल स्टेट। हम लोग मतलब आइडिया लेते हैं, दिमाग में सोचते हैं, अभी सब्सटेंस हमको नहीं पता है तो ऑक्सीजन समझते हैं। ऑक्सीजन जो सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, अच्छी खासी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हम लोग के सराउंडिंग में है। हाँ, ऑक्सीजन हम लोग के सराउंडिंग में है। तो अब ऑक्सीजन हम लोग को जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होती है, जो हम लोग के सराउंडिंग में ऑक्सीजन होती है, समझ लो रूम में है, रूम टेम्परेचर में है, नहीं रूम टेम्परेचर में जो रूम पे है नॉर्मल ऑक्सीजन -218 डिग्री सेल्सियस ऐसी होती है। अगर हम लोग मतलब कूल कर देते हैं पानी में, मतलब एकदम, तो जब कोई ऑक्सीजन को एकदम कूल कर दोगे गैस फॉर्म में, उसको कूल करते चले जाओगे, ठंडा करोगे और पानी बन जाएगी, गैस को कूल करोगे। यही इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में यही पढ़ाया जाएगा अभी आप लोग को। स्टेट्स ऑफ मैटर, इंटरचेंज स्टेट्स ऑफ मैटर में यही पढ़ाया जाएगा, कैसे पानी को कैसे सॉलिड में बदलते हैं, प्रोसेस का नाम क्या होता है, सारी प्रोसेसेस, चेंज ऑफ प्रेशर्स क्या होगा, चेंज ऑफ टेम्परेचर से क्या होगा, लैटेंट हीट क्या होती है। लैटेंट हीट गुप्त ऊष्मा, यानी छुपी हुई हीट, अब मतलब हो जाएगी, हीट भी हो जाएगा, आपको पता दिखेगा नहीं। गुप्त मतलब गुप्त ऊष्मा, हीट को लोग ऊष्मा कहते हैं, वही चीज़ हो गया। ये सब पढ़ा जाएगा, देखो दिया है लैटेंट हीट, अभी इसके बाद पढ़ाऊँगा। तो हाँ, इस अभी क्वेश्चन पे आते हैं, यानी जब हम लोग को मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस बिलो रूम टेम्परेचर अगर हम लोग कर देंगे, क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, दिमाग में रखना है जगह। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस बिलो रूम टेम्परेचर प्रेडिक्ट्स फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यानी फिजिकली कैसे, कौन से स्टेट में होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, बोराइंस्टाइन कंडेंसेट या प्लाज्मा, किस स्टेट में होगा? तो लिक्विड स्टेट में होगा। हम लोग ऑक्सीजन समझ लेते हैं, ऑक्सीजन इज एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की बात किया तो हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं अपने से, तो सब पार्टिकल सब्सटेंस दिया नहीं है। दिया होता तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते, यानी कोई अगर दिया होता चीनी है, चीनी अगर रूम टेम्परेचर पे है उसको ठंडा करेंगे तो तब हम लोग देखते। चीनी, नमक कुछ भी दे दिया, या कोई पानी दे दिया, गैस दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दी है कि रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बाद में देखते हैं। अभी कुछ नहीं दिया, हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं अपने से। ऑक्सीजन है रूम टेम्परेचर पे, कोई सब्सटेंस रूम टेम्परेचर हम लोग का ऑक्सीजन ही है ना। रूम टेम्परेचर देख सकते हैं, रूम में तुमको ऑक्सीजन दिख रहा है ना, ऑक्सीजन ही तुम्हारा रूम टेम्परेचर में है ना। अपने से आइडिया लगाओ कि तुम्हारे रूम में जो रूम टेम्परेचर में है वो ऑक्सीजन है रूम टेम्परेचर में, तो ऑक्सीजन तुम्हारे रूम टेम्परेचर में है, उसको तुम ठंडा करोगे, मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट से, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस बिलो रूम टेम्परेचर, यानी मेल्टिंग पॉइंट जिस पॉइंट पर मेल्ट हो जाए, यानी पिघल जाए, उससे भी रूम टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस मतलब जिस पे उसको पिघलना था वो रूम टेम्परेचर से कम हो जाए। यानी जैसे एक बर्फ़ ले लो, बर्फ़ तुम्हारी रूम टेम्परेचर पे धीमे धीमे पिघलेगी। बर्फ़ को हम लोग उसका मेल्टिंग पॉइंट घटा के रूम टेम्परेचर से कम कर दें, यानी बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट घटा कर रूम टेम्परेचर से कम कर दें, यानी रूम टेम्परेचर को नहीं पिघलेगी बर्फ़, समझे? मतलब रूम टेम्परेचर से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर दिया गया है, तो रूम टेम्परेचर जल्दी पिघल जाएगा। रूम टेम्परेचर गर्म है तो मेल्टिंग पॉइंट इसका और कम कर दिया गया है, यानी जिस पॉइंट पे उसको मेल्ट होना था, पिघलना था, उससे भी कम हो गया उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट जिस पे उसको पिघलना था, मतलब ऑक्सीजन को जिस पे मेल्ट होना था उससे भी कम हो गया, तो पानी बन जाएगा। इसको डायरेक्टली याद रखो, इतना समझाया तब भी याद रखो।
कि उस पानी बन जाएगा जिस पे उसको मेल्ट होना था, उससे भी उसका कम हो गया मेल्टिंग पॉइंट। रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो रही थी, रूम टेम्परेचर से भी कम हो गया। दिया है ना रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो रही सब्सटेंस हम लोग ऑक्सीजन अपने अज्यूम कर रहे हैं, उससे भी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, तो बन जाएगा पानी। उसका तब फिज़िकल स्टेट जो होगा, फिज़िकली वो पानी के स्टेट में होगा, वाटर। अच्छे से याद रखो, वाटर के स्टेट में होगा। बस हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, हम लोग का पहला पार्ट यहीं तक ख़त्म होता है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे बाद में। फ्यूज़न क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग, सारी चीज़ें। ये अगला टॉपिक हम लोग का होगा इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटरचेंज स्टेट्स ऑफ मैटर अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए इंतज़ार करिए, अगला टॉपिक अगला लेक्चर जल्दी आएगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए।